Welcome everyone to the Career Endeavor. Welcome everyone to the Career Endeavor. Here is the solutions or discussion of CSIR NET जो अभी recently हुआ है जून 2024 में. इसका हम discussion करने जा रहे हैं. We will take only a few questions which are related to the subjects biochemistry and technique. Biochemistry और technique से related जो कुछ questions हैं इस paper में उनको हम discuss करेंगे. A part मैंने eliminate कर दिया. We are starting directly from the B part. So if you look at one of the question, it was asked related to the structure of carbohydrates. और इसमें क्या पूछा गया था कि which of the following statements regarding the stereoisomers of D-glucose is incorrect. तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि जो D-glucose है, अगर हम इसकी लीनियर फॉर्म की बात करें बेसिकली, so it has got aldehyde group and then it has got several asymmetric carbon atoms. इसमें asymmetric carbon atoms होते हैं कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5. ये 4 कार्बन जो है इसमें asymmetric है और इनमें OH की पोजीशन बदल जाने से स्टीरियोआइसोमर्स अराइज होते हैं. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, राइट? नाउ there can be potentially 2 raised to power 4 that is equal to 16 isomers. इस स्ट्रक्चर के 16 और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 16 स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं. और मैंने कैसे कैलकुलेट किया, यहां पर देखा मैंने नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इससे पता चलता है टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने. तो इस मॉलिक्यूल के टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर होते हैं और उन 16 में से कुछ स्टीरियोआइसोमर ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक पोजीशन पर अंतर होता है. मान लो कि सब कुछ सेम है, सेकंड वाला OH इधर आ गया, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, वो ग्लूकोज का एपिमर कहलाएगा. सो यू अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ 16 आइसोमर्स सम विल बी एपिमर्स. इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से एपिमर है. तो ये बात ठीक है कि डी मेनोज जो है, अगर हम सेकंड पोजीशन पर OH इधर ले आते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे कहेंगे मेनोज. ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है. डी एलोज इज द C3 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, ये बात भी ठीक है. एलोज जो होता है वो ग्लूकोज का C3 एपिमर है, दिस इज करेक्ट. डी गैलेक्टोज इज C4 एपिमर, अगर चौथी पोजीशन पर OH को इधर ले आएंगे तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो गैलेक्टोज होगा, ये बात भी सही है. लेकिन डी टेलोज जो है दैट इज नॉट C5 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, ये C5 एपिमर नहीं है, ये बात गलत है क्योंकि इसमें एक कार्बन नहीं बल्कि एक से ज्यादा कार्बन पर H और OH की पोजीशन वेरी करती है. तो एपिमर केवल उसी को कहते हैं जिसमें सारा स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन कोई एक एपिमेरिक कार्बन जो है उस पर HOH की पोजीशन बदल जाए. And therefore this is the correct answer. This was just simple memory based question, एक memory based question था. Let's go ahead, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन सा रिलेटेड क्वेश्चन है जो बायोकेमिस्ट्री से कहीं थोड़ा रिलेट हो रहा है. आप इसे भी कह सकते हैं, वैसे सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है, बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है. कौन सी गैसेस एल्वियो कैपिलरी मेम्ब्रेन से शॉर्टेस्ट टाइम में डिफ्यूज हो सकती हैं. तो किसी भी डिफ्यूज होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को उसको छोटा होना जरूरी है. And in that case, nitrogen dioxide N2O will be a molecule that can diffuse fast. फिर इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो डीएनए के बारे में पूछा गया है. और अक्सर अगर आप पुराने पेपर्स को भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो Z, B और A फॉर्म जो होती है डीएनए की, ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके डिफरेंसेस के बारे में, इनके कॉमन फीचर्स के बारे में. तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि Z फॉर्म जो होती है वो थोड़ी यूनिक होती है क्योंकि ये इसकी हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड होती है जबकि ये दोनों राइट हैंडेड हेलिसेस होती है. Z फॉर्म में जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो एक डाइमर होती है जबकि B फॉर्म में सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक रिपीटिंग यूनिट होती है. A फॉर्म में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न है वो 11 के आसपास होते हैं जबकि इसमें 10.5 होते हैं और Z डीएनए में 12 होते हैं. ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं Z, B और A फॉर्म में. आप चाहें तो एक रेफरेंस के लिए इन तीनों की कंपैरिजन की टेबल अपनी नोटबुक में रख सकते हैं, इजीली मिल जाती है, इंटरनेट पर भी मिल जाएगी. स्टैंडर्ड बायोकेमिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें भी ये टेबल दी रहती है A, B और Z फॉर्म के डिफरेंसेस की. तो ये अक्सर पूछे जाते हैं इनके डिफरेंसेस किसी भी तरह से. कई बार वो शुगर की पकड़िंग के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कई बार हेलिकल सेंस.
सो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और इस बार इन्होंने क्या पूछा है, इस बार उन्होंने पूछा है जेड डीएनए के ग्रूव के बारे में। तो जेड डीएनए में एक और खास बात होती है, जहां ए डीएनए में आप देखते हो कि प्रोमिनेंट मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स होते हैं। ये देखो, ये मेजर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव है। तो ए डीएनए और बी डीएनए में प्रोमिनेंट ग्रूव्स होते हैं। मेजर ग्रुप भी प्रोमिनेंट होता है, माइनर ग्रुप भी प्रोमिनेंट होता है। और जेड और सॉरी बी और ए में इनकी जो विड्थ है और थिकनेस है वो वेरी करती है। जहां एक तरफ बी में ये माइनर ग्रुप शैलो होता है, उभरा हुआ होता है और डीप नहीं होता है, वहीं दूसरी तरफ ए में ये गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है। सो देर आर डिफरेंसेस इन मेजर एंड माइनर ग्रुप्स ऑफ बी एंड ए। बट जेड डीएनए ऑन द अदर हैंड, इट डज नॉट हैव ग्रूव एट ऑल। मेजर ग्रूव की जगह इसमें ग्रूव होता ही नहीं है, बल्कि एक बल्ज होता है, उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, गहरा होने की बजाय वो उभरा हुआ होता है। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन द ग्रूव। एंड वी कैन सी हियर, क्या कहा गया है, जेड फॉर्म के डीएनए में क्या चीज होगी, क्या इसका डीप नैरो, क्या इसका मेजर ग्रुप नैरो और डीप होगा? नहीं, ये बी डीएनए में होता है। वाइड एंड डीप, नहीं, ये नहीं होगा। नैरो एंड शैलो, ये भी नहीं होगा, नैरो एंड शैलो नहीं होता है, बल्कि एक फ्लैट मेजर ग्रुप होता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये उभरा हुआ होता है, देयर इज अ स्लाइट बल्ज इन इट। सो दैट्स द प्राइम कैरेक्टरिस्टिक और हॉलमार्क। इससे आप डीएनए को देखकर पहचान सकते हो कि वो जेड डीएनए है, अगर उसमें मेजर ग्रुप उभरा हुआ है। So that was one very, very interesting question that was asked in B part based on the considerations of types of DNA. और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ढूंढते हैं इसमें कौन से बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये मॉल बायो के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ओपेरॉन, मोल बायो, आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज आल्सो मॉल बायो क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बी सेल एक्टिवेशन से रिलेटेड यानी कि इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन है जो टेक्निक से आप रिलेट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में डायग्राम भी रहा होगा, दिस इज डायरेक्टली डाउनलोडेड पेपर फ्रॉम इंटरनेट, बट इसमें डायग्राम भी होगा। हालांकि हम इसको बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। लेट्स सी क्या कहा गया है इसमें। नॉर्मल ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट कैंसर सेल्स, नॉर्मल ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट कैंसर सेल्स, तीन तरह की सेल्स की इसमें बात की गई है। नॉर्मल ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, कैंसर सेल, और फाइब्रोब्लास्ट ट्रांसड्यूस्ड विद HTERT। ओके, इन तीनों तरह की सेल्स को 35 साइकिल तक पसाज किया गया। पसाज का मतलब है सब कल्चर किया गया। एक सेल्स ग्रो हुई, ग्रो होने के बाद उनको हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करके नई प्लेट पे डाला। तो ऐसा 35 बार किया, 35 टाइम्स किया। और उसके बाद सदर्न ब्लॉट एनालिसिस किया गया यूजिंग व्हाट, यूजिंग डीएनए फ्रॉम अबव सेल्स, यूजिंग रेडियो लेबल्ड प्रोब्स फॉर टेलोमेरिक सीक्वेंसेस। मतलब आपने इन सेल्स से डीएनए निकाला और डीएनए निकालने के बाद उसका सदर्न ब्लॉट किया। राइट, सो यू हैव ऑल द डीएनए एंड नाउ यू आर डूइंग सदर्न ब्लॉट, जिसमें आप एक प्रोब यूज कर रहे हैं। प्रोब किसके अगेंस्ट आपने बनाई है? टीलोमेयर के अगेंस्ट। तो आपको सदर्न ब्लॉट पर क्या डिटेक्ट होगा? टीलोमेरिक रीजन डिटेक्ट होगा। और उसके बाद में आपने इसको डाइजेस्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया। जो ये बाउंड रीजन थे, प्रोब बाउंड रीजन, वो आपने जेल पर देखे। सो व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, वो आपको बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ऑटो रेडियोग्राम। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? 7 to 9 kb बैंड इन फाइब्रोब्लास्ट, 18 to 20 kb बैंड इन कैंसर एंड HTERT सेल्स। सो डू यू हैव एनी आंसर फॉर दिस? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट बेसिकली अबाउट द सदर्न ब्लॉट। आपको सदर्न ब्लॉट की थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए कि सदर्न ब्लॉट का काम क्या होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको मेन जानकारी क्या होनी चाहिए? मेन जानकारी ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे सेल्स को उनकी एजिंग होती है, उनकी उम्र बीतती चली जाती है, वैसे वैसे सेल्स में टीलोमेयर का साइज कम होता जाता है। ये बहुत ही फंडामेंटल थ्योरी है साइंस की, और आप जानते होंगे कि टीलोमेयर साइज डिक्रीजेस विद एजिंग। टीलोमेयर क्या होते हैं? टीलोमेयर होते हैं क्रोमोसोम के एंड।
तो एज होने के साथ साथ हमारे साथ भी होता है, हमारे शरीर में भी जब सेल्स की एजिंग होती है, हमारी एजिंग होती है, तो हमारे टीलोमेर्स की लेंथ कम होती चली जाती है, और उससे हम एक तरह से बायोलॉजिकल एज का पता कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर नॉर्मल सेल होगी जिसकी एजिंग हो रही है, उसके टीलोमेर का साइज कम हो जाएगा। और अगर आप सडन ब्लॉट करेंगे टीलोमरेज एंजाइम को प्रोब की तरह यूज कर टीलोमरेज प्रोब यूज करके, तो अगर बड़ा फ्रेगमेंट डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब एजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब वो सेल इनफाइनाइट लाइफ की तरफ बढ़ गई है। और अगर वो छोटे हो गए हैं, इसका मतलब वो फाइनाइट लाइफ वाली है। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि कैंसर सेल्स इमॉर्टल होती है, वो मरती नहीं है, उनकी लाइफ इनफाइनाइट होती है, यानी कि उसमें कोई ना कोई मैकेनिज्म होता होगा जिससे टीलोमेर की लेंथ बनाई रखी जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है। और नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट, इनकी लाइफ लिमिटेड होती है, तो 35 साइकिल के बाद इनकी एज खत्म हो जाएगी, इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी और टीलोमेर छोटे होने लग जाएंगे। यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि फाइब्रोब्लास्ट में जो बैंड आएंगे वो छोटे साइज के होंगे। आपको दो ही साइज दिए हैं, एक 7 से 9 और एक 1820। इसको आप समझ सकते हो कि छोटे टीलोमेर्स और बड़े टीलोमेर्स। सो यहां पर छोटे हो गए टीलोमेर्स, लेकिन कैंसर में वो टीलोमेर्स बड़े रहेंगे। अब अगर आप और भी ऑप्शन देखें, तो आप देखेंगे कि यहां पर फाइब्रोब्लास्ट में छोटे टीलोमेर्स और कैंसर में बड़े टीलोमेर्स। लेकिन एक चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, दैट इज HTERT इंड्यूस्ड सेल्स। एक तीसरी तरह की सेल्स आपके पास हैं जिनमें TERT क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज TERT? सो TERT जो है वो एक एंजाइम है, टीलोमेरेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। TERT क्या है? टीलोमेरेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि टीलोमेर का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एक एंजाइम। तो सेल्स की जो लाइफ है इनफाइनाइट लाइफ की तरफ वो कैसे जा सकती है, अगर उनके टीलोमेर की लेंथ घटने ना दी जाए, कम ना होने दी जाए। और ऐसा हो सकता है अगर सेल के अंदर आपने ह्यूमन TERT एंजाइम से ट्रांसफेक्ट कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो टीलोमेर्स की लेंथ बढ़ा सकता है, तो इन सेल्स में भी जिनमें HTERT इंड्यूस किया गया है, उनमें भी टीलोमेर की लेंथ कम नहीं होगी। तो हमारे पास अब आंसर मिल गया कि फाइब्रोब्लास्ट की लेंथ जो होगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं उनके अंदर टीलोमेर कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, लेकिन कैंसर सेल्स और HTERT सेल्स, इनमें टीलोमेर छोटे नहीं होंगे और इनमें 18 से 20 की लेंथ के आपको मिलेंगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज कनेक्टेड विद मेनी सब्जेक्ट्स। आप इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैंसर यानी कि यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, आप इसको टेक्निक का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसको जेनेटिक्स का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं जहां पर टीलोमेर्स की बात की जाती है, टीलोमेर शॉर्टनिंग की बात की जाती है। सो यू कैन रिलेट इट एनीवेयर। ये थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, टेक्निक का ही क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको फंडामेंटली, कि अगर आप मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ते हो, तो मेथड्स इन बायोलॉजी में कुछ इस तरह की लॉजिकल चीजें भी पूछी जा सकती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो स्टूडेंट हैं, टू स्टूडेंट्स हु परफॉर्म्ड एन एलाइजा टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एंटी स्पाइक एंटीबॉडी इन द सीरम ऑफ कोविड-19 सैंपल थे किसी पर्सन के, उनका सीरम निकाला और सीरम में वो चेक करना चाहते हैं कि कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन उनकी बॉडी में है कि नहीं। एक तरह से ये डायग्नोस्टिक मेथड है क्वांटिफाई करने के लिए कि हाउ मच वायरस इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। सो एलाइजा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये एक प्रोटीन को पता करने का क्वांटिटेटिव मेथड भी है। इससे आप प्रोटीन की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट लेनी पड़ेगी, और उस स्टैंडर्ड अमाउंट की एब्जॉर्बेंस से एक स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड ग्राफ पर आपको अपने सैंपल की वैल्यू प्लॉट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किस जगह पर आपका सैंपल करस्पॉन्ड हो रहा है। तो आप अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन या उसके अंदर प्रेजेंट एंटीजन की अमाउंट निकाल सकते हैं। अब हुआ क्या कि दो स्टूडेंट ने एक ही सैंपल से एक्सपेरिमेंट किया, एलाइजा किया। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने बताया कि उस सैंपल के अंदर जो एंटीजन है उसकी अमाउंट है 100 माइक्रोग्राम पर ml।
और दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसी सैंपल से जब एक्सपेरिमेंट किया उसने 450 माइक्रोग्राम पर ml बताया। यानी कि सैंपल सेम है, स्टैंडर्ड कर्व वो बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देर इज अ चांस ऑफ हैंडलिंग एरर। हैंडलिंग एरर का ही चांस है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल एरर है ये। नहीं तो एक ही सैंपल से दो अलग अलग एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएंगे। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पहले वाले का आंसर जो है करेक्ट है। शायद किसी और मेथड से हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया होगा, तो स्टूडेंट ए का जो आंसर है, स्टूडेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो करेक्ट है, दूसरे का करेक्ट नहीं है। तो दूसरे का इतनी बढ़ी हुई वैल्यू आने का रीजन क्या हो सकता है, ये पूछा गया। तो अब इसमें चार ऑप्शन इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि अलाइजा प्लेट को ठीक से धोया नहीं गया होगा कोटिंग और एंटीजन ब्लॉकिंग के बीच में। अब कोटिंग क्या होती है, व्हाट इज कोटिंग? तो जब आप अलाइजा करते हैं, तो अलाइजा करते समय अगर आपको एंटीजन का डिटेक्शन करना है तो सबसे पहले आप इसमें कोटिंग करते हैं, राइट? किस चीज की कोटिंग करते हैं? एंटीजन की कोटिंग करते हैं। और इसके बाद क्या चीज डालते हैं? इसके बाद आप डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज ऊपर से डालते हैं, राइट? दिस इज व्हाट यू डू। लेकिन हम अगर एंटीजन को ही डिटेक्ट कर रहे हैं सैंपल में, तो हम कोटिंग किस चीज की करेंगे? तो हम कोटिंग करते हैं एंटीबॉडी की, राइट? एंटीबॉडी की कोटिंग की जाती है। और फिर इसके बाद सैंपल डाला जाता है, और बीच में क्या किया जाता है? ब्लॉकिंग की जाती है। ब्लॉकिंग होती है खाली स्पेस को ब्लॉक करने के लिए, कोई और प्रोटीन जो है प्लेट में डाल के ब्लॉक कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉकिंग कर दी गई, कोटिंग भी कर दी गई, और ये कह रहे हैं कि कोटिंग और जो प्लेट है उसको वॉश नहीं किया गया था बिटवीन कोटिंग विद एंटीजन एंड ब्लॉकिंग। तो एक तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम अगर एंटीजन ही डिटेक्ट कर रहे हैं तो एंटीजन से कोट करेंगे ही नहीं, पहली बात तो। मींस वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन a kind of ELISA which is sandwich ELISA। हम यहाँ पर सैंडविच ELISA कर रहे हैं जिसमें एंटीजन से कोटिंग नहीं की जाएगी। तो पहली बात तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये टेक्निक फॉलो ही नहीं हो रही है। वी आर नॉट कोटिंग विद द एंटीजन एंड देन ब्लॉकिंग। बट इवन इफ लेट्स से कि ये एंटीजन की कोटिंग ना कह के हम सैंपल एडिशन कह रहे हैं, तो ब्लॉकिंग जो है पहले की जाएगी और एंटीबॉडी यहाँ पर ऐड की जाएंगी। अगर मान लीजिए कि ये एंटीबॉडी होता, तो क्या एंटीबॉडी और ब्लॉकिंग के एजेंट के बीच में अगर वॉशिंग नहीं की गई है तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता? तो वॉशिंग ना करने से क्या होगा? अगर हम वॉशिंग प्रॉपर ना नहीं करेंगे तो ये जो ब्लॉकिंग एजेंट है या जो फ्री एंटीबॉडीज हैं, ये हो सकता है सॉल्यूशन में रह गई हो, अनबाउंड स्टेट में रह गई हो, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर, क्योंकि अल्टीमेटली किसी और स्टेप पर तो आप वॉश करोगे ही। अनबाउंड चीजें जो है वो कभी ना कभी किसी और स्टेप पर तो वॉशिंग में निकल ही जाएंगी। सो इट हार्डली मैटर्स इफ यू हैव नॉट डन दिस वॉशिंग प्रॉपरली। एंड अनदर थिंग वाज एंटीजन प्रेजेंट था, तो वैसे ही ऑप्शन ये गलत हो गया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। The ELISA plate was not washed properly after addition of sample। सैंपल डालने के बाद प्लेट को ठीक से वॉश नहीं किया गया। मतलब आपने एंटीबॉडी डाल रखी है, सैंपल डाला, सैंपल इज बाइंडिंग टू एंटीबॉडी, और इसके बाद आपने वॉश नहीं किया, कोई बात नहीं। आप इसके बाद वॉश नहीं करोगे तो सेकेंडरी एंटीबॉडी डालोगे, डिटेक्शन एंटीबॉडी डालोगे, तब तो वॉश करोगे। और तब वॉश करोगे तब एंटीजन जो एक्स्ट्रा होगा जिसकी वजह से ये रिजल्ट बढ़ा हुआ आ सकता था, तो तब तो वो एंटीजन निकल ही जाएगा ना। उस स्टेप पे नहीं निकलेगा, अगले स्टेप पे निकलेगा, क्योंकि आपने पूरी प्लेट को ब्लॉक कर रखा है। एंटीजन कहीं और बाइंड हो ही नहीं सकता है, केवल एंटीबॉडी पे बाइंड होगा। तो आपने भले ही वॉश नहीं किया है फिर भी आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ा हुआ तो आ नहीं सकता है। तो ये वाली भी रूल आउट हो जाती है सिचुएशन। अब बात आती है कि द स्लोप ऑफ स्टैंडर्ड कर्व जनरेटेड बाय स्टूडेंट बी वाज लोअर देन ऑप्टिमल। मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड कर्व आना चाहिए था, वो सही वाला जो स्टूडेंट था उसका कर्व ऐसा आया, और जिसने गलत काम किया है, एक्सपेरिमेंट गलत किया है, उसका स्लोप कम आया। ये होता है लेस स्लोप, ये होता है मोर स्लोप। तो ये स्टूडेंट बी का स्लोप है और ये स्टूडेंट ए का स्लोप। अब क्या स्लोप से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए दूसरे स्टूडेंट का स्टैंडर्ड कर्व की लाइन ये थी, पहले की ये थी, और इसने अब्जॉर्बेंस जब ली उस प्लेट की, अननोन सैंपल की, तो इसने जब मैच कराया तो इसका इस पॉइंट पर लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा था, और इसने कैलकुलेट किया ये कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से ये 100 था।
जबकि इसी एब्जॉर्बेंस पर अगर दूसरे कर्व को वो यूज करेंगे तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ आएगा ना, इंक्रीज आएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर स्लोप कम रखा होगा बी वाले स्टूडेंट ने, यानी कि उसके स्टैंडर्ड की जो वैल्यूज होंगी वो ठीक नहीं होंगी, या उसने ग्राफ ठीक से प्लॉट नहीं किया होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि सेम एब्जॉर्बेंस पर वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट कर दे। यानी कि ये बेस्ट पॉसिबल आंसर अभी तक हमें दिखा 1, 2 और 3 में। चौथा भी पढ़ लेते हैं। द नेगेटिव कंट्रोल शोड वेरी लिटिल एब्जॉर्बेंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप सैंपल की जो एब्जॉर्बेंस है, सैंपल की एब्जॉर्बेंस एलाइजा में फाइनली रीड करते हो। एलाइजा कैसे किया जाता है? सारा प्रोसेस कर लिया प्लेट पर, फाइनली उसमें कलर डेवलप होता है और उस पूरी प्लेट को ले जाकर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या ल्यूमिनोमीटर में या कलोरीमीटर में आप एब्जॉर्बेंस लेते हो। तो एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यूज होती हैं वो किसी रेफरेंस यानी कि किसी ब्लैंक के रेस्पेक्ट में होती हैं। आपके पास एक एम्प्टी वेल होगा, उसमें आप रेफरेंस देखोगे, उससे सब्ट्रैक्ट करके सारी वैल्यूज निकाली जाएंगी। तो आप जीरोइंग करते हो या टेयर करते हो या ब्लैंक करते हो, तो उस ब्लैंक में डिफरेंस होने की वजह से ये ग्राफ जो है ये वेरी कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल द वैल्यूज माइट चेंज इफ यू हैव डिफरेंसेस इन द ब्लैंक। बट यहाँ ब्लैंक की बात भी नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है नेगेटिव कंट्रोल की। नेगेटिव कंट्रोल इज समथिंग वेयर यू डू नॉट हैव एन एंटीजन, जहां पर आपके पास एंटीजन नहीं था, सारा प्रोसेस आपने किया, बस उसमें एंटीजन नहीं डाला। तो क्या अगर एंटीजन नहीं होगा मान लो किसी सैंपल में और उसकी एब्जॉर्बेंस कम आई होगी, बहुत कम, तो क्या उससे दोनों की वैल्यू वेरी करेंगी? कर सकती हैं। अगर केवल सेकंड स्टूडेंट जो था उसने उसका नेगेटिव कंट्रोल की वैल्यू कम आई थी, तो उसकी अगर नेगेटिव कंट्रोल की वैल्यू कम आएगी पहले वाले स्टूडेंट से, तो उस केस में ये सारी वैल्यूज क्या है, कम होती चली जाएंगी। दीज वैल्यूज विल डिक्रीज एंड इट इज लाइकली दैट वैल्यूज में बी अफेक्टेड। लेकिन ये एक बहुत ही आई मीन नॉट इट इज अ सिचुएशन वेर यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि यही रीजन हो सकता है। ये 100% रीजन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इसके इस केस में नेगेटिव कंट्रोल, क्योंकि ये रूल आउट किया जाता है, सारी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हो सकता है कि उसका भी स्टैंडर्ड ठीक आ जाए। मेन तो है कर्व का स्लोप, सबसे मेन है कर्व का स्लोप। अगर कर्व का स्लोप वेरी हो गया तो आप जो आउटकम निकाल रहे हो, जो फाइंड कर रहे हो, वो वैल्यूज बदल जाएंगी, क्योंकि कर्व जो लाइन है इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और x यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है y माइनस सी अपॉन एम के। तो आप कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो अगर लाइन का स्लोप बढ़ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम दिखाई देगा, कैलकुलेट करोगे कम कैलकुलेट होगा। अगर स्लोप कम हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ आएगा। सो मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली दिस सीम्स टू बी द बेस्ट आंसर। ये सबसे अच्छा आंसर जो है हमें दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या और क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर्टिकुलर सेक्शन से। चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी आपका टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेक्निक का क्वेश्चन है ये, एसडीएस पेज से रिलेटेड। कई बार आपको टेक्निक पढ़ाई जाती है, उनमें ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक 160 किलो डाल्टन का एक कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ डाइमर फॉर्म्ड बाय 25 kDa प्रोटीन कनेक्टेड बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। चलो इसको बनाना शुरू कर देते हैं। 25 किलो डाल्टन प्रोटीन का एक डाइमर है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एंड 3 अदर प्रोटीन्स ऑफ 10, 30 एंड 70। तीन और प्रोटीन है, एक 10 किलो डाल्टन का, एक 30 किलो डाल्टन का, और एक थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है 70 किलो डाल्टन का, राइट। तो ये टोटल हो गया 100 और 25, 25, 50 और 10, टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 160 किलो डाल्टन, कुछ ऐसा प्रोटीन है। ठीक है, अभी आपको ये तो कंफर्म पता है कि 25, 25 वाली यूनिट के बीच में क्या है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी आपको नहीं है कि ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं
और कहा गया है कि इट वाज आइसोलेटेड, इस प्रोटीन को आइसोलेट किया गया और एसडीएस पेज पर उसको डिटेक्ट किया गया विदाउट डीटीटी। अब डीटीटी क्या काम करता है ये अगर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। सो डीटीटी क्या है? थायोथ्रिटॉल। ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बीटा मर्केप्टाथेनॉल काम करता है। तो बीटा मर्केप्टाथेनॉल भी रिड्यूसिंग एजेंट है, डीटीटी भी रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये दोनों ही क्या काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं दे ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो अब देखिए क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप डीटीटी के बिना इसको प्रोटीन को रन करेंगे लेकिन एसडीएस पेज की प्रेजेंस में, यानी कि एसडीएस पड़ा हुआ है, तो एसडीएस क्या काम करता है? एसडीएस ब्रेक्स वीक इंटरेक्शंस। एसडीएस सारे वीक इंटरेक्शंस को तोड़ता है लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। तो ये जो 25-25 का एक डाइमर था, यानी कि 50 किलो डाल्टन का, ये एसडीएस से अलग नहीं हो पाएगा, उसके बस की बात नहीं है। तो 50 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन तो हमेशा एक साथ मूव करेगा, यानी कि 50 केडीए का बैंड एक कंफर्म है कि आएगा ही आएगा अगर आप एसडीएस पेज कर रहे हो इस प्रोटीन का विदाउट डीटीटी। ठीक है। Which of the following options would represent the SDS page profile? अब पूछा गया है कि SDS पेज की प्रोफाइल में क्या रिजल्ट आएगा। 4 bands corresponding to 10, 30, 50 and 70. 4 bands corresponding to 10, 25, 30 and 70. 1 band corresponding to 160. 2 bands corresponding to 50 and 110. 50 और 110 किलो डाल्टन का बैंड मिलेंगे। तो इनमें से आपको बताना है। अब आप सोच के बताइए। So if you look at this information provided, I mean, you have to be very careful about reading this question because in order to understand that where disulfide bonds are, this line is very, very important. You will have to understand that they are saying this protein, पूरा का पूरा protein जो है, it consists of a dimer formed by 25 kDa protein connected by 2 disulfide bonds and 3 other proteins of 10, 30 and 70 kDa respectively. Means they have not provided information about 10, 30 and 70, whether they are connected by disulfide bond or not. So perhaps अगर कोई प्रोटीन मल्टीमर बना रहा है, अगर कोई प्रोटीन डाइमर बना रहा है, तो उस केस में अगर इंट्रैक्शंस डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है तो वो कोई ना कोई वीक इंट्रैक्शन ही होंगे और वीक इंट्रैक्शन एसडीएस से टूट जाएंगे। सो इस केस में क्या होगा कि वीक इंट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है ये अलग हो जाएगा, वीक इंट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये साथ में रहेगा। तो आपको 4 बैंड्स मिलेंगे। यू विल गेट 4 बैंड्स एंड दे विल करस्पॉन्ड टू 10, 30 और 50 वाला बैंड आएगा उन दोनों की वजह से, और 70 किलो डाल्टन। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, आगे चलते हैं। लेट्स सी इफ देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस। व्हिच वन ऑफ द, ठीक है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये मॉल बायो का क्वेश्चन है, ये भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है। मॉल बायो स्टैटिस्टिक्स, चलो ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन जो है ये भी आपका मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिक्स है उसमें आता है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, कई बार इन चीजों पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्चुअली हमेशा ये पूछा जाता है आपके स्टैटिस्टिक्स में, पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। ओके, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स में व्हेनेवर यू हैव टू डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसका मतलब है कि वेदर योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज करेक्ट, वो चेक करने के लिए हम 2 तरह के टेस्ट कर सकते हैं, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट तब किए जाते हैं जब आपके वेरिएबल्स जनरली कैसे हो, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, right? For example, you are calculating protein concentration, you are calculating glucose amount। तो जो वैल्यूज एब्सोल्यूट नंबर में है, यानी कि आपके पास नॉमिनल डेटा है, अगर आपके पास नंबर वाला डेटा है, क्वांटिटी वाला डेटा है,
तब उसको वैलिडेट करने के लिए आप पैरामेट्रिक टेस्ट करते हो। और सबसे जो कॉमन टेस्ट है पैरामेट्रिक टेस्ट, वो कहलाता है स्टूडेंट्स टी टेस्ट। इसलिए नहीं कि स्टूडेंट उसको करते हैं, बल्कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, उनका पेट नेम स्टूडेंट था, इसलिए उसको स्टूडेंट्स टी टेस्ट कहा जाता है। सो स्टूडेंट टी टेस्ट ये कई तरह से होता है, पेयर्ड फॉर्म में होता है, अनपेयर्ड फॉर्म में होता है। दैट इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामेट्रिक टेस्ट. So if something is quantitative, it will be done by parametric, but something like non-quantitative, जैसे आप genetic traits देख रहे हो, या फिर पेन परसेप्शन की बात कर रहे हो, जिसमें वैल्यू नहीं होगी, बट यस या नो में आंसर्स होंगे, या कम ज्यादा में आंसर्स होंगे. सो इन दैट केस यू प्रेफर doing non-parametric tests. So one of the most commonly used non-parametric tests include chi-square test. Okay. तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो सबसे कॉमन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और टी टेस्ट सबसे कॉमन पैरामेट्रिक टेस्ट है. इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, लाइक देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनोवा, and here also you have many more examples which are given here, like Kruskal's-Wallis, Fisher exact, Wilcoxon sign rank test. So ये जो तीन यहाँ पर दिए हैं, these all three are non parametric. और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बस आइदर यू शुड हैव एक्सपीरियंस, या तो आप रिसर्चर हो, आप इन टेस्ट को फ्रिक्वेंटली यूज करते हो तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, मास्टर स्टूडेंट, तो सिंपली आप क्या करो, अपनी नोटबुक में कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट बनाकर लिख लो, और कुछ नॉन पैरामेट्रिक की लिस्ट लिख लो, और उनको याद रखो कि कौन कौन से टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक होते हैं और कौन से पैरामेट्रिक होते हैं. तो यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पैरामेट्रिक टेस्ट पूछा था, और टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है जिसे आप आंसर कर सकते हो. So this is how most of the questions appeared in B part. Let's now go to the next part. So starting में या end में रहते हैं generally कुछ immunology के questions हैं, और बाकी C part पर आ जाते हैं. C part के questions देखते हैं. ये molecular biology का question है, ये ecology से question है. अगर आप travel करते हैं तो आपको पता होगा कि wild ass जो है, ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में अक्सर देखा जाता है, वाइल्ड आस. ओके. और गोल्डन लंगूर जो है, गोल्डन लंगूर मानस नेशनल पार्क में देखे जाते हैं. तो कौन सी नेशनल लाइफ सेंचुरीज जो हैं, कौन से नेशनल पार्क पे कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी एक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं. ये भी सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है. मॉल बायो के क्वेश्चंस, एंड लेट्स से कि चलो कुछ एक देखते हैं हम रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे. चलो ये देख लेते हैं. सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो प्रोटीन बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री में. तो इसमें आपको प्रिडिक्टर ऑफ नेचुरल डिसऑर्डर रीजन्स स्कोर प्लॉट्स दिए हुए हैं प्रोटीन सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में. सो यू हैव रेजिड्यू नंबर, यानी कि प्रोटीन 0 से शुरू हो रहा है, और 350 अमीनो एसिड्स का ये प्रोटीन है. और इसमें ग्राफ में दिया हुआ है कि अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डिसऑर्डर है, ऑर्डर है उसमें, और ये इस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डिसऑर्डर्ड स्टेट है, यानी कि वो पार्ट जो है प्रोटीन का डिसऑर्डर्ड स्टेट में है. राइट. सो दीज आर कॉल्ड एज पॉन्डर स्कोर प्लॉट्स. एंड ऑन दिस पॉन्डर स्कोर प्लॉट्स यू कैन डिटरमिन द रीजन. आप रीजन बता सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर्ड रीजन है. तो देखिए ये वाला जो रीजन है 150 से 200 नंबर के अमीनो एसिड वाला, इसका पूरा पार्ट कहां पर आ रहा है, डिसऑर्डर्ड पार्ट में आ रहा है. राइट. जबकि ये वाला रीजन देखो आप 250 के आसपास, दिस इज ऑर्डर्ड. ये वाला पार्ट देखोगे तो ये ऑर्डर्ड है. सो यू कैन सी वेरियस रेजिड्यूज. इनफैक्ट दिस पार्ट इज वेरी मच ऑर्डर्ड, इसमें ऑर्डर्डनेस बढ़ रही है. So very easily you can figure out that which part is ordered and which part is disordered. Now they are asking you to conclude something about this. आपसे बोल रहे हैं कि इसके बारे में कुछ चीजें conclude करो. That protein has folded domains in the middle with N and C terminal flexible tails. तो flexible tails होंगी तभी तो पॉन्डर स्कोर जो है वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, डिसऑर्डर की साइड में जाएगा. अगर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होंगे, फोल्डेड डोमेन्स होंगी, तो पॉन्डर स्कोर उसका कम होगा. So protein is overall globular with almost no flexible linkers. अगर प्रोटीन जो है पूरी तरह ग्लोबुलर होता
और उसमें फ्लेक्सिबल लिंकर्स नहीं होते, तो ये जो डिसऑर्डर वाली स्टेट आ रही है ना, ये नहीं आती। अगर डिसऑर्डर वाली स्टेट आ रही है यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, डायनेमिक है। सो डिसऑर्डर्ड स्टेट यानी कि कुछ हाई पॉन्डर स्कोर वाले रीजन्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल लिंकर्स जरूर हैं। एंड इफ यू लुक एट द टर्मिनल्स, तो कभी भी प्रोटीन सीक्वेंस एन टर्मिनल से लिखा जाता है और सी टर्मिनल पे एंड होता है, एन टू सी लिखा जाता है। तो हमें सी टर्मिनल पे तो दिखाई दे रहा है कि देर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, बट आई डोंट फाइंड मच फ्लेक्सिबिलिटी एट द एन टर्मिनल। सो आई कैनॉट से दैट एट बोथ द टर्मिनल्स एन एंड सी रीजन्स आर अनस्ट्रक्चर्ड। रीजन अनस्ट्रक्चर्ड है, ये नहीं कह सकते कि दोनों तरफ बहुत ज्यादा डिग्री में है ये चीज। Protein contain multiple domains connected by flexible linkers. I think this appears to be most suitable because this is a flexible part, this is a flexible part, this is a flexible part, this is the flexible part, and these are stable domains. These are stable domains of the protein. So I can say that this protein contains multiple domains which are connected by flexible linkers in between. That is what is apparent from this graph. Then you have a few questions from molecular biology. कुछ questions जो है molecular biology से हैं, अलग अलग subject के questions हैं. This is related to your ecology, then immunology, developmental biology. This is again ecology. Ecology से related है, जहाँ पर distribution पूछा गया है. Biogeography कह सकते हो, ये biogeography से related है. ये देख सकते हैं, हाँ, ये हमारा टेक्निक का भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसको बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी कह सकते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि एक डेकापेप्टाइड है, उसका सीक्वेंस भी इन्होंने दिया हुआ है डेकापेप्टाइड का, MFT GPY CPRW. तो मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, यू नो द सिंगल लेटर कोड्स. इसको डिसॉल्व किया गया था 20 मिलीमोलर बफर में, जिसका pH 7 है, और कंपोजिशन दिया हुआ है. आई थिंक दैट शुड नॉट मैटर मच कि क्या कंपोजिशन है. 5 मिलीमोलर DTT और 4 मिलीमोलर EDTA. तो ये सारी चीजें आपने ऐड की. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड इन द गिवन बफर कंडीशन, अगर ये बफर कंडीशंस हैं तो कौन सी बात इसमें सही होगी? Peptide forms a dimer through disulfide bond. Peptide has a net positive charge. Peptide has a net negative charge. The peptide is neutral. बताइए. तो ये आपकी बेसिक जानकारी पर बेस्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या जानकारी आपसे पूछी गई है, क्या कोशिश की गई है? ये पूछने की कोशिश की गई है कि क्या आप इस बफर के कंपोजिशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटीन पर चार्ज क्या होगा. तो देखिए, इसमें एक चीज जो पड़ी हुई है, जिसके बारे में आप अभी थोड़ी देर पहले सुन पाए थे, वो था DTT. इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट किसी पेप्टाइड में मिला हुआ है, तो क्या आप कह सकते हो कि वो पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड बना पाएगी? बताइए. इज इट पॉसिबल फॉर अ पेप्टाइड टू मेक अ डाइसल्फाइड लिंकेज if it has DTT in it? DTT is a reducing agent, right? तो अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो कभी बना ही नहीं सकता है. तो पहला आंसर तो जो है वो गलत हो, करेक्ट नहीं हो सकता है. फर्स्ट आंसर इज इनकरेक्ट, राइट? कि वो कह रहे हैं कि द पेप्टाइड फॉर्म्स डाइमर थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो DTT की प्रेजेंस में डाइसल्फाइड बॉन्ड तो बनने का कोई चांस ही नहीं है. डाइसल्फाइड बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया. अब बात आती है बाकी तीन ऑप्शंस की. तो बाकी तीन ऑप्शन जो हैं, दे आर टेलिंग यू कि पेप्टाइड पर चार्ज क्या होगा. तो पेप्टाइड पर चार्ज किस चीज के बेसिस पर निकाला जा सकता है? एनी आइडिया? पेप्टाइड पर चार्ज हम कैसे निकालते हैं? तो पेप्टाइड पर चार्ज निकालने के लिए देखिए, कई तरीके होते हैं. आप अगर क्लास अटेंड करते हैं या जनरल भी ध्यान देते हैं, सो यू कैन जस्ट लुक एट द सीक्वेंस कि इसमें कौन से रेजिड्यूज हैं.
you don't worry about what is there. What you worry about is that this is a buffer. And this is a buffer maintaining the pH 7. 7 pH एक solution में maintained है. अगर pH 7 maintained है, so every peptide will have a carboxy terminal where you can have either COOH or CO minus. It will have amino terminal where it can have either NH3 or NH2. तो ये चार्ज्ड स्टेट हो सकती है, ये चार्ज्ड स्टेट हो सकती है. और इस पूरी पेप्टाइड में अगर आप देखें तो मुझे लगता है आर्जिनिन है जो पॉजिटिव चार्ज वाला रेसिड्यू हो सकता है, टायरोसिन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज पर कोई चार्ज आ सकता है. तो इवेंचुअली आपको ये देखना है कि इनका pKr कितना होता है, इसका pK2 कितना होता है, pK1 कितना होता है, और इसका pK2 कितना होता है. So if you will look at these things, अगर आप इनको देखोगे, जनरली pK2 की वैल्यू 9 के आसपास होती है और pH आपका 7 है. तो अगर pH pK2 से कम है, इसका मतलब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा. ऐसे ही यहाँ पर pK1 जो है वो 2 के आसपास होता है और pH आपका 7 है. तो pH ज्यादा है यानी कि ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी कि ये नेगेटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा. ये तो इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी. टर्मिनल पर तो ये सिचुएशन हो गई. अब बात आती है टायरोसिन की और आर्जिनिन की. तो टायरोसिन और आर्जिनिन जो है वो, या तो टायरोसिन जो है वो उसमें OH रहता है, वो O- में कन्वर्ट हो सकता है, और जो आर्जिनिन है वो पॉजिटिव हो सकता है. तो 7 pH पर जब pH 7 होगा, सो आर्जिनिन का जो pKr वैल्यू होती है, इट इज मच लार्जर देन 7 एंड इट विल बी प्रोटोनेटेड. तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा. जबकि ये जो है ये अभी डीप्रोटोनेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये 8-9 के बाद डीप्रोटोनेट होता है. सो दिस विल बी न्यूट्रल. यानी कि इस पेप्टाइड पर केवल आर्जिनिन होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी पूरी न्यूट्रल हो चुकी होगी. तो हम इस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट the composition and the purpose of all these things. What you have to think is pH is 7. That's the key in this question. वो key है यहाँ पर. And DTT is the key, जिसकी वजह से आप पहले ऑप्शन को रूल आउट कर पाए. Now you have only 3 choice, या तो पेप्टाइड न्यूट्रल होगी, या नेगेटिव होगी, या पॉजिटिव होगी. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर 0 चार्ज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया, और एक चार्ज बचा दैट इज पॉजिटिव. तो पेप्टाइड जो है पॉजिटिव ही होगी. Answer will be net positive. So this is how we have looked at various questions. ऐसे और भी कई सारे questions हैं, कुछ जो हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेट होते हैं, कुछ टेक्निक से रिलेट होते हैं, जैसे कि सीक्वेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. आपको प्राइमर डिजाइन आना चाहिए, आपको सीक्वेंसेस मैच करने आने चाहिए. तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम क्लासरूम डिस्कशन के दौरान डिस्कस करेंगे. बट दीज वर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू. इस सेशन से आपको मदद मिलेगी और आगे आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच एंड जॉइन अगेन.